नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हम गणित के शिक्षण उद्देश्य पढ़ रहे थे। उसी का अगला भाग गणित के शिक्षण के उद्देश्य ही है, जिसमें अब हम बीएस ब्लूम की वर्गीकी या टैक्सोनॉमी देखेंगे। किस तरीके से बीएस ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया था। तो बीएस ब्लूम जो थे, उन्होंने एक जो गणित के शिक्षण होते हैं उनको किस तरीके से प्राप्त किया जाए और एक क्रमबद्ध तरीके से जानकारी दी थी। ब्लूम तथा जो उनके सहयोगी थे, उनने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 पक्षों में विभाजित किया था और प्रत्येक पक्ष के अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण किया। और ये जो निर्देश होते थे वो हमेशा ऐसे बनाए उनने कि सरल से कठिन की ओर, और इस क्रम में व्यवस्थित किया कि अगर हम निचले वाले क्रम को पहले पूर्ण नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर वाले क्रम को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब इन्होंने बताया था कि जब तक निचले स्तर के उद्देश्य को प्राप्त ना किया जाए तो हम उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तीनों पक्ष परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंध होते हैं। अगर एक चीज़ को आप छोड़ रहे हैं तो तीनों चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये। तो बीएस ब्लूम जी थे, उन्होंने बोला था कि शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा ऐसे क्रम में व्यवस्थित करें कि बिना निचले स्तर के उद्देश्यों को प्राप्त किए उच्च स्तरीय प्राप्त न किए जा सकें, और तीनों में अंतर संबंध होना चाहिए। अब वो व्यवहार पक्ष कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो बीएस ब्लूम ने इसके 3 पक्षों के बारे में जानकारी दी। अब वो पक्ष कौन कौन से हैं वो देख समझिए। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये, और तीसरा पक्ष ये। अगर इसको हम मानते हैं ये है भावात्मक पक्ष, ये है ज्ञानात्मक पक्ष, और ये है आपका क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। इसको मैं ऐसे याद करता हूँ। अगर आपके पास नॉलेज नंबर 1 पर, ज्ञानात्मक पक्ष जो है वो उसे नॉलेज भी, और दूसरा होता है एटीट्यूड या इमोशनल, ये भावात्मक पक्ष, और तीसरा है स्किल, कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। ये तीनों अंतर संबंध होते, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो बीएस ब्लूम और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया है वो देखते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है KAS, के फॉर नॉलेज, ठीक है, ए फॉर एटीट्यूड और एस फॉर स्किल। इसको याद रख सकते हैं। के फॉर नॉलेज यानी ज्ञानात्मक पक्ष, एटीट्यूड भावात्मक पक्ष, स्किल क्रियात्मक पक्ष। अब ये व्यवहार के जो थे वो तीनों के तीनों व्यवहार के पक्ष हैं। तो अब हम देखते हैं व्यवहार के पक्ष, और इन तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों ने किस तरीके से समझाया है वो। अगर कोई बात करे व्यवहार के, बीएस ब्लूम के द्वारा कितने पक्ष बताए गए, तो व्यवहार के 3 पक्ष बताए गए हैं। इसका जो पहला पक्ष है वो है ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा है भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष।
जो ज्ञानात्मक पक्ष है ये स्वयं ब्लूम द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? बीएस ब्लूम के द्वारा। और कब दिया गया है? तो ये दिया गया 1956। ज्ञानात्मक पक्ष है जो ये संज्ञानात्मक शक्तियों से संबंधित होता है। जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है बीएस ब्लूम के द्वारा कब दिया गया? 1956 को। ये संज्ञानात्मक शक्तियों के संबंध हो, ठीक है, संज्ञानात्मक शक्तियों से संबंधित होता है। भावात्मक पक्ष था ये कर्थवाल व मसीहा ने दिया था। कर्थवाल और मसीहा ने। मसीहा कब दिया था? अगर ये क्वेश्चन आए तो ये 1964 में थी। कर्थवाल और मसीहा ने। ये भावनात्मक पक्ष जो है वो भावों से जुड़ा हुआ, आपकी रुचियों से जुड़ा है, आपकी प्रेरणाओं से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका संबंध पूछे तो किससे बताओगे? भावनाओं से, आपकी जो रुचियां हैं उनसे, दृष्टिकोण से, इससे संबंधित होता है। क्रियात्मक पक्ष है ये सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। ये कब दिया गया है? तो ये 1969 में दिया गया है। और ये मनोगतिक होता है क्योंकि आप इसमें अपना कौशल हस्त द्वारा या जैसा भी आपका कौशल है वो कौशलों से संबंधित विकास होता है। तो व्यवहार के 3 पक्ष बताए गए हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया? तो बीएस ब्लूम ने कब दिया? 1956। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है? संज्ञानात्मक शक्तियों से ये संबंधित होता है। भावात्मक पक्ष ये कर्थवाल व मसीहा ने 1964 में दिया। ये आपकी भावना और रुचियों व दृष्टिकोण से संबंधित होती हैं। क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो ये किसने दिया? ये सिम्पसन ने दिया। कब दिया? 1969 में। अब हम एक एक चीज इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये ज्ञानात्मक पक्ष इसके कितने चरण होते हैं और किस तरीके से ये काम करता है। तो पहला जो है वो है आपका ज्ञानात्मक पक्ष। ये ज्ञानात्मक पक्ष, तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है आपका ज्ञान। दूसरा जो होता है आपका वो होता है अवबोध। तीसरा होता है अनुप्रयोग। चौथा होता है वो विश्लेषण। पांचवा होता है संश्लेषण। छठवा होता है आपका मूल्यांकन। अब ज्ञान, इस उद्देश्य के अंतर्गत हम तथ्यों व सूचनाओं को जानना, पहचानना या उन्हें परिभाषित करना या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः स्मरण करना, ये चीज़ें सीखते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष में जो ज्ञान है आपका, उसमें हम क्या उद्देश्य लेकर जाते हैं? इसमें हम बच्चों को तथ्य या सूचनाओं को जानना सिखाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि बच्चे को सबसे पहले कोई चीज़ है उसको कितना आता है, वो पहचान रहा है, उसको परिभाषित कर पा रहा है कि नहीं, या आवश्यकता पड़ने पर उसे जब हमने दोबारा पूछा तो क्या उसे याद है कि नहीं है। तो ये होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस उद्देश्य के अंतर्गत तथ्यों या सूचनाओं को हम जानते हैं, परिभाषित करते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हम पहचानते हैं या प्रत्याभिगमन भी करते हैं। उसके बाद जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, किसी चीज़ को पहचानने लगते हैं या जानने लगते हैं, तो उस पर हम समझ विकसित करते हैं।
अगर हमने किसी गणित की संप्रति को सीख लिया है या जान लिया, पहचान लिया है, उसको परिभाषित कर लिया है, तो अब हम उस पर समझ विकसित करते हैं। और समझ विकसित हम कैसे करते हैं, उसके क्या हम मतलब समझे कि इसने समझ विकसित की है, तो उसमें हम व्याख्या करने लगते हैं या दो चीज़ों में संबंध स्थापित करना, या हम दो चीज़ों में अंतर करना या अनुमान लगाना जब सीख जाते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, अवबोध, यानी कि ज्ञान में जो कुछ हम इस उद्देश्य में सीखा, उसका जो ज्ञान था उस पर हमने समझ विकसित की। और समझ हम किस में विकसित करते हैं, अवबोध में। तो अगर यहाँ लिखा है समझ विकसित करना, जो आपने यहाँ ज्ञान अर्जित किया है उस पर गणित की जो संप्रति हैं उस पर समझ विकसित कर ली है। अब समझ विकसित करने के लिए हम उसमें क्या देखेंगे, या तो वो संबंध बता रहा हो, या तो अंतर करना सीख गया हो, या व्याख्या कर रहा हो, या सही उदाहरण दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो हम सोचते हैं कि वो अवबोध उद्देश्य की ओर बढ़ गया। जब अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तब हम उस पर अनुप्रयोग करते हैं। कौन सा, अनुप्रयोग, या इसी को हम ज्ञानोपयोग भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अर्जित किए गए हैं वह अवबोध किए गए ज्ञान हैं, उसको वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना सिखाते हैं। कोई भी चीज़ जब सबसे पहले उसने क्या किया, सूचनाओं को जाना या पहचाना, उनके परिभाषित किया। फिर दूसरे नंबर पर अवबोध में उसमें क्या किया, उसने समझ विकसित की। और समझ विकसित कैसे की, उसने व्याख्या की या अंतर किया या अनुमान लगाया। अब इन दोनों के ऊपर हम किसी नवीन परिस्थिति में या वास्तविक परिस्थिति में जब उपयोग करना सीख जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो अनुप्रयोग है। अब वो कैसे, या तो सूचक शब्द इसके क्या होंगे, रूपांतरित करना यानी बदलना सीख जाए, या प्रदर्शित करना सीख जाए, तो ये किसके में अंतर्गत आएगा, ज्ञानोपयोग के अंतर्गत। वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना सीख जाए। जब वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना सीख जाएगा तो फिर अब विश्लेषण की बारी आती है। विश्लेषण में क्या होता है, किसी संप्रति को जब हम खंड खंड करके उसको अलग अलग करके समझ विकसित करते हैं और उसको संगणनात्मक ढांचे समझना विश्लेषण कहलाता है। किसी भी हमने संप्रति को पहले क्या किया, खंड खंड कर दिया, अलग अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया और उस पर हमने अपनी समझ विकसित बनाई, तो हम उसे बोलते हैं विश्लेषण। अब वो विश्लेषण और कैसे तरीके में समझ में आएगा, या तो देखो हम वर्गीकरण सीख जाएं, वर्गीकरण करना सीख जाएं, या विभेदित करना सीख जाएं, विभेद करना सीख जाएं। ये सारे के सारे विश्लेषण। जस्ट इसका उल्टा है संश्लेषण। संश्लेषण में आपने कई खंडों को जोड़ने के पश्चात, छोटे छोटे खंडों को जोड़ने के पश्चात नवीन निष्कर्ष का सृजन करना ही क्या होता है, संश्लेषण। अगर छोटे छोटे कोई खंड है उनको हमने इकट्ठा किया और एक नवीन समझ बनाई, इसका मतलब हम संश्लेषण कर रहे हैं। अब इसके सूचक शब्द कैसे, अगर हमने किसी भी चीज़ को पुनः परिभाषित करना सीख गए, पुनः व्याख्या करना सीख गए, या प्रारूप बनाना सीख गए, या सारांश प्रस्तुत करना सीख गए, तो हम क्या कर रहे हैं, संश्लेषण। तो इसके सूचक शब्द लिख लिया करो। जैसे अगर हमने पुनः परिभाषित कर दिया किसी को, पुनः परिभाषित, पुनः व्याख्या कर दी, या प्रारूप बनाना सीख गया, ठीक है, ये सब संश्लेषण है। मूल्यांकन क्या होता है, संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया होने के पश्चात कोई निर्णय देना क्या होता है, मूल्यांकन। जब आप विश्लेषण कर लेते हो, संश्लेषण कर लेते हो, इसके पश्चात आपने जो संप्रति कॉन्सेप्ट बनाया है उसका कोई एक निर्णय देना, वो क्या होता है, मूल्यांकन। तो ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे पहले ज्ञान बच्चे में समझ विकसित करना है, उसको परिभाषाएं जानना या पहचानना।
ये चीज़ें ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो उसने अर्जित ज्ञान किया है, मतलब जाना है या परिभाषित किया है, उस पर समझ विकसित करना अवबोध के अंतर्गत आता है। अब वो कैसे करता है, या तो व्याख्या करता है या संबंध स्थापित करता है। तीसरा जो होता है वो होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में जो आपने सीखा हुआ है, जो समझ विकसित बनाई, उसको वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग में लाना, जैसे अनुप्रयोग करके या बदल के। चौथा होता है विश्लेषण। अब जब आपने कोई संप्रत्यय बना लिया, उसको खंड खंड कर कर, यानी उसको टुकड़ों में बांट कर उसको समझना और उस पर समझ विकसित कर ली। अब आपने वर्गीकरण करना सीख लिया या विभेदित करना सीख लिया, तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, संश्लेषण। आप इसमें क्या करते हैं, कई खंडों को जोड़कर नवीन निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और नवीन निष्कर्षों का सृजन करते हैं, तो संश्लेषण। अब इसमें क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को पुनः परिभाषित अपने ढंग से उसे थोड़ा सरल बना के परिभाषित करेंगे, उसका प्रारूप बनाएंगे, ये सारे के सारे संश्लेषण। और जब विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाए, तो जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है उसके संबंध में कोई मूल्यांकन या निर्णय देना ही मूल्यांकन होता है। इसके सूचक शब्द क्या होंगे, जैसे निर्णय देना, निष्कर्ष निकालना, मूल्य निर्धारण करना, निर्णय देना, मूल्य निर्धारण करना, आलोचना करना, इत्यादि। ये सभी क्या है, आपके ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष किसने दिया था, अगर पूछे तो ये दिया था बीएस ब्लूम ने। कब दिया था, 1956 में। ये संज्ञानात्मक शक्तियों से संबंधित होता है। अब इसके बाद आता है दूसरा पक्ष, जो है वो है आपका भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष में क्या होता है वो देखते हैं। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या होते हैं। भावात्मक पक्ष ये किसने दिया था, कर्थवाल व मसीहा ने। कब दिया था, 1964 में। और ये जो है वो आपकी भावनाओं, प्रेरणाओं या दृष्टिकोण से संबंधित होता है। अब भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या होते हैं, तो जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है आग्रहण। आग्रहण, या इसे हम बोलते हैं रिसीविंग। क्या बोलते हैं, रिसीविंग। बालकों में विषयगत रुचि जगा देना या उस संप्रत्य के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना इस उद्देश्य की प्राप्ति मानी जाती। यानी कि अगर बालक हमसे या शिक्षक से पूछे, कोई भी प्रश्न पूछना सीख जाए, स्वीकार करना सीख जाए या ग्रहण करना सीख जाए, तो हम समझेंगे कि भाव, जो आपका भाव पक्ष है, उसमें उसने आग्रहण का जो उद्देश्य है वो पूर्ण कर दिया। इसमें बालक को हम क्या करते हैं, उसके अंदर किसी भी संप्रत्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना सिखाते हैं। तो पहला क्या हो गया, आग्रहण। इसमें हम बालकों के समक्ष रुचि उत्पन्न करना या संवेदनशीलता विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो भावात्मक पक्ष का जो पहला उद्देश्य है वो है आग्रहण या रिसीविंग। इसमें हम बालकों के जो संप्रत्य है, गणित का कोई भी संप्रत्य ले लें, उसमें रुचि जगाना प्रमुख उद्देश्य होता है। अब सूचक शब्द पूछे तो सूचक शब्द पूछे कि सूचक बताइए, तो सूचक शब्द क्या होता है। अगर बालक प्रश्न पूछे
या स्वीकार करना, ये सूचक शब्द होते हैं। तो सूचक शब्द पूछना, स्वीकार करना या ग्रहण करना, ये इसके सूचक शब्द। दूसरा होता है अनुक्रिया। दूसरा क्या होता है? अनुक्रिया। अब अनुक्रिया कैसे करेगा? ये सारे के सारे उद्देश्य हैं, ठीक है। ये हमें बच्चों से प्राप्त का हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बालकों में ये उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो अगर अनुक्रिया का मतलब ये होता है कि अगर बालकों में विषय के प्रति या उद्दीपक के प्रति किसी अनुक्रिया को देखा जाए तो वो अनुक्रिया होता है। अब अनुक्रिया का मतलब क्या होता है? सबसे इसका मतलब ये होता है कि अगर बालक किसी भी शब्द का उत्तर देना सीख जाए या उस पर विचार करना सीख जाए या अनुकरण करके सीखता है तो ये भावात्मक पक्ष के अनुक्रिया उद्देश्य की प्राप्ति मानी जाएगी, ठीक है। तो इसके सूचक शब्द क्या होंगे? बच्चा अगर उत्तर देना सीख जाए, विचार करना सीख जाए या विचार विमर्श सीख जाए, ठीक है, अनुकरण करना सीख जाए, तो ये सारे के सारे अनुक्रिया के अंतर्गत आएंगे। तीसरा जो होता है वो होता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन। अब इस उद्देश्य की पूर्ति बालक में विशिष्ट मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने से पता चलेगी। मतलब अगर कोई बालक हमारे यहाँ ऐसा बालक आता है जो बोलता है कि नहीं ये चीज़ तो मैं करके ही दिखाऊंगा, निश्चित ही मैं इसको कर लूँगा, या निर्णय लेने की क्षमता उसमें ज़्यादा हो, तो ये जो है उसमें अनुमूल्यन दर्शाता है। अगर कोई बालक दृढ़ विश्वास के साथ बोले कि हम ये कर सकते हैं और वो निश्चित कर ले या निर्णय कर ले, तो हम ये समझे कि जो हमारा भावात्मक पक्ष का अनुमूल्यन उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो गई। तो इस उद्देश्य की पूर्ति बालक द्वारा किन्हीं विशिष्ट मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने से पता चलती है। अब वो सूचक शब्द क्या होंगे? निर्णय लेना, निर्णय लेना या निश्चित करना आदि। चौथा जो होता है इसका वो होता है संगठन। अब होता क्या है संगठन का? पहले ये देखिए, अब पूर्व में उसने कोई अनुभव संगठित किए हैं मान के चलो, और उसने उसका सामान्यीकरण कर लिया। तो अगर पूर्व में कोई अनुभव बनाया, जैसे उसने गणित में कोई ऐसा संप्रत्य है उसको अच्छे से याद कर लिया, उसने एक समझ विकसित कर ली, तो अब वो उसका दूसरे उसी प्रकार की परिस्थिति में उपयोग कर सकता है या सामान्यीकरण करता है। तो ये उसने क्या कर लिया? सामान्यीकरण की। अगर ऐसा कहीं होता है पहली परिस्थिति में और सेम वही दूसरी परिस्थिति उसको मिलती है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि वहाँ पर भी ये लागू होगा। अब इसका जो संगठन का है इसका सूचक शब्द देखें तो अगर बालक योजना बनाना सीख रहा है, योजना बनाना या एकीकृत करना, एकीकृत करना इस उद्देश्य की प्राप्ति माना जाएगा। यानी कि पूर्व के अनुभवों को संगठित करके उनका सामान्यीकरण करना इस उद्देश्य की पूर्ति माना जाता है। ठीक, पांचवा लास्ट जो है ये भावनात्मक पक्ष है जो कर्थवाल व मसीहा ने दिए थे। पांचवा जो है वो चारित्रीकरण। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ हम लंबे समय से या लगातार करें तो वो हमारे व्यवहार में आ जाता है, और जब हमारे व्यवहार में आ जाता है तो चरित्र का एक स्थायी भाग बन जाता है, जिसे हम अपना दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो यही क्या कहलाता है? चरित्रीकरण। यानी कि अगर निरंतर तथा लंबे समय तक मूल्यों को व्यवहार में लाने पर वे उसके चरित्र का स्थायी भाग बन जाते हैं,
तो हम इसे दृष्टिकोण कहते हैं। और अगर इसके सूचक शब्द देखें तो आपने सुना होगा कि तुम्हारी तो ये अभिवृत्ति है। क्या है? अभिवृत्ति। तो ये चरित्रीकरण का क्या है? अभिवृत्ति। तो ये जो थे आपके भावात्मक पक्ष थे जिसमें से कर्थवाल और मशीना ने 1964 में दिए थे। एक बार फिर से देखते हैं। पहला है आग्रहण या रिसीविंग। इसमें बालक विषयगत रुचि जगा पाता है या उस संप्रति के प्रति संवेदनशील विकसित कर लेता है। जैसे अगर कोई बालक प्रश्न पूछना सीख जाता है, स्वीकार करना सीख जाता है या ग्रहण करना, तब हम समझते हैं कि भावात्मक पक्ष के आग्रहण का उद्देश्य की प्राप्ति हो गई। दूसरे नंबर पर होता है अनुक्रिया। इसमें बालक विषय के प्रति या उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया करते हुए देखा जाता है, तो हम समझते हैं कि ये बालक में भावात्मक पक्ष के उद्देश्य की प्राप्ति है। जैसे अगर वो विचार विमर्श कर रहा है या उत्तर दे रहा है, तो ये अनुक्रिया के अंतर्गत आए। अनुमूल्यन क्या है? अगर कोई बालक निश्चित करना या निर्णय लेना सीख जाए और प्रतिबद्धता दिखाए उस पर, तो ये अनुमूल्यन है। संगठन, चौथा जो आपका है संगठन। इसमें क्या होता है? जो आपके पूर्व अनुभव होते हैं उसको संगठित करके सामान्यकरण कर लेता है। तो इसका मतलब क्या है? योजना बनाना या एकत्रीकृत करना, ये सारी की सारी संगठन के अंतर्गत। चारित्रीकरण क्या होता है? या चरित्र निर्माण भी बोल सकते हैं। जब हम लंबे समय से या लगातार कोई काम करते हैं तो वो हमारे चरित्र का भाग बन जाता है। ठीक है, जैसे अभिवृत्ति। तो ये थे आपके भावात्मक पक्ष। हम बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसका एक भाग और रह गया, वो है क्रियात्मक पक्ष। अब क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या होते हैं, चलिए वो देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। ये किसने दिए हैं? सबसे पहले ये तो ये दिया था सिम्पसन ने। किसने दिया था? सिम्पसन ने। कब दिया था? 1969 में। किसने दिए थे? सिम्पसन। कब दिए थे? 1969 में। ये कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष होता है। अब इसमें आपका जो है क्रियात्मक स्किल से संबंधित उद्देश्य होते हैं। ये किस तरीके से कार्य करते हैं या इनके क्या उद्देश्य होते हैं वो देखते हैं। क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य होते हैं उसमें सबसे पहला होता है अनुकरण, दूसरा होता है कार्य करना, तीसरा जो होता है आपका वो होता है परिशुद्धता या नियंत्रण करना, चौथा होता है संयोजन और पांचवा होता है आपका स्वाभाविकरण। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका अनुकरण। क्या होता है? अनुकरण। अब अनुकरण क्या होता है? अगर बालक आपको काम करते हुए देखता है, किसी व्यक्ति को काम करते हुए देखता है, तो वो उसी कार्य को उसी की तरह करने का प्रयास करता है। ये होता है अनुकरण। इसमें होता क्या है? बालक दूसरों को कार्य करते हुए देखकर उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करता है, वो कहलाता है अनुकरण। तो कौशलात्मक प्रशिक्षण का जो प्रथम उद्देश्य है वो है अनुकरण। इसमें क्या करते हैं? बालक दूसरों को कार्य करता हुआ देखकर उसी प्रकार का कार्य करने का प्रयास करता है। बालक दूसरों को कार्य करता हुआ देखकर उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये होता है अनुकरण। दूसरा आपका जो उद्देश्य होता है वो होता है कार्य करना। अब जो आपने बच्चे को कोई कार्य के निर्देश दिए हैं तो उनके अनुसार बालक कार्य करना प्रारंभ करता है। कार्य करने का मतलब क्या? अगर आपने कोई चीज़ बच्चे से बोली है तो वो उसका पालन करे। तो इसका जो सूचक शब्द बनेगा वो बनेगा आज्ञा पालन। तीसरा होता है नियंत्रण या परिशुद्धता। अब नियंत्रण या परिशुद्धता क्या होता है
परिशुद्धता या नियंत्रण। इस कौशल में बालक जो है वो निरंतर अभ्यास करके अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करता है। परिशुद्धता कब आएगी बच्चे में? जब वो लगातार अभ्यास करेगा, और लगातार अभ्यास करेगा तो उसके अंदर जो त्रुटियां पहले हो रही थी अब वो नहीं होंगी। तो ये होता है नियंत्रण। बालक अभ्यास करके, ठीक है, इसका सूचक शब्द क्या होगा? बालक अभ्यास करेगा तभी तो उसकी त्रुटियां दूर होंगी, तो अभ्यास करना। फिर होता है संयोजन। संयोजन, इसे हम जोड़बंदी भी कहते हैं। अब इस कौशल में क्या होता है? बालक एक साथ कई क्रियाओं को करना सीख जाता है। बालक एक साथ कई क्रियाओं को करता है और प्रत्येक कार्य को दूसरे कार्य से समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। प्रत्येक कार्य को दूसरे कार्य से, मतलब आप एक काम को दूसरे काम से उनमें सामान्यीकरण करना सीख जाता है, यानी कि त्रुटियां बहुत ही कम होती है, एक दूसरे में समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। ये होता है संयोजन। किसी भी दो कार्यों को आपस में समायोजित करके बालक उसको ठीक तरीके से करना सीख जाता है। पांचवा जो होता है वो होता है आपका स्वाभाविकरण। अब ये क्या होता है? ये एक तो अंतिम उद्देश्य है जो आपके क्रियात्मक पक्ष है। इसमें जो बालक है वो यंत्र की तरह कार्य करना सीख जाता है, यानी कि जो मशीन होती है, मशीन जैसे बिल्कुल बिना त्रुटि के कार्य करती है, उसी तरीके से बालक इतना सक्षम हो जाता है कि वो एक भी त्रुटि किए बिना उस कार्य को पूर्ण रूप से करता है, यानी उसमें दक्ष हो जाता है। तो ये हो जाता है स्वाभाविकरण। इसमें बालक दक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? दक्ष। तो ये जो थे वो आपके क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य थे। पहला क्या था इसमें? अनुकरण। दूसरा कार्य करना। तीसरा परिशुद्धता या नियंत्रण। चौथा संयोजन या जोड़बंदी। और पांचवा है स्वाभाविकरण। अब कुछ प्राप्त उद्देश्य हैं या उनके क्रिया सूचक कार्य हैं, उनको हम अगले भाग में देखेंगे। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।